नमस्कार, प्रणाम। देखिए, 3 सीटों का विश्लेषण विशेष पंचनामा में किया जा चुका है। अब हमारी ट्रेन जो है वो सीतामढ़ी से निकलकर सीधे काराकाट के स्टेशन पर पहुंच चुकी है। काराकाट स्टेशन पर पहुंचते ही वहां की जो राजनीतिक हालात है उसके बारे में हम लोग विशेष पंचनामा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वहां की जो स्थिति पिछले चुनाव में रही है उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं। देखिए, जो वहाँ से अभी वर्तमान में सांसद हैं जदयू के महाबली सिंह, उन्होंने 3,98,408 वोट लाए थे और उपेंद्र कुशवाहा जो वहाँ से हार गए थे उन्होंने 3,13,886 वोट लाया था। मार्जिन की बात करें तो 84,542 मार्जिन वोट, काफ़ी कम मार्जिन था। तो देखिए, ये जो लोकसभा क्षेत्र है 6 विधानसभा और 2 जिलों में फैला हुआ यह बड़ा विस्तृत लोकसभा क्षेत्र है। इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा के पास। देखिए, काराकाट बोलने पे सबसे पहले किसका चेहरा सामने आता है? उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा युद्ध के आरंभ से पहले ही स्टार्टिंग लाइन पर जाके खड़े हो गए हैं। ये मैटर नहीं करता है कि उपेंद्र कुशवाहा कब कहाँ थे। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में 2019 में चुनाव लड़े थे, उजियारपुर भी साथ में लड़े थे, दोनों जगह हार गए। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा यहीं से जीते थे 2014 में और केंद्र में मंत्री भी बने थे। फिर उस पद से उन्हें छोड़ दिया, एनडीए छोड़ दिया, फिर महागठबंधन में गए। 19 में जो रिजल्ट आया आपने देखा ही। फिर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जब बढ़े तो उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हुए, पार्टी विलय की और उसके बाद फिर उनसे अलग भी हो गए। माफ़ कीजिएगा, महागठबंधन की तरफ बढ़े तो वो पार्टी विलय कर जो कर रखे थे वो अलग हो गए उससे। और अंततः उपेंद्र कुशवाहा अपनी एक नई पार्टी जो आरएलएसपी थी उसको आरएलजेडी कर दिया और एक नई पार्टी उन्होंने आज बना लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की इस पार्टी के सारे दिग्गज नेता, चाहे जितेंद्र नाथ हों या उनके थिंक टैकर कहे जाने वाले माधवानंद, सभी काराकाट में कैंपिंग करते हैं आज भी। शेखपुरा से जितेंद्र नाथ जाते हैं काराकाट। सुभाष कुशवाहा जो उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं वो भी लगातार वहाँ कैंपिंग करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अन दिनों आपको वहीं मिलेंगे। मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उपेंद्र कुशवाहा किस टीम से खेलने वाले हैं और किस गठबंधन से खेलने वाले हैं, वो यहाँ से लड़ेंगे, ये तय उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। महाबली सिंह का नाम आपने लिया, महाबली सिंह कुशवाहा नाम है उनका, महाबली सिंह कुशवाहा। हाँ, और इसी जाति से आने के चलते वो पहले सांसद भी काराकाट के जो परिसीमन नया हुआ तो जो 6 विधानसभाओं को जोड़कर बनाया गया उसके पहले सांसद बने थे जदयू की तरफ से 2009 में। फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जीत गए, वहाँ से मंत्री बन गए केंद्र में। महाबली सिंह का संबंध लगभग वहाँ संभावना समाप्त कर दिया गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो छटक फटक करने की प्रवृत्ति है उसके चलते इस बार महाबली सिंह से लड़ने आए तो दूसरे गठबंधन के माध्यम से आए। तो इस बार परिस्थितियाँ बदल गई। मोदी लहर आया, पुलवामा लहर आया और दूर दूर तक उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आए। और महाबली सिंह, मैं अगर विशुद्ध तौर पर कह दूं कि मोदी लहर के ही प्रोडक्ट हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो मेरी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि ये बात बताऊं कि कुर्मी कोयरी मिलाकर 2.5 लाख वोट है यहाँ। यादवों का 3 लाख एक मुश्त वोट है यहाँ। 3 लाख डिसाइडर, यादव जिस तरफ उस तरफ लहर बन जाता है। और यही वो सीट है जहां मुझे ये, जैसे भगवान बुद्ध को कैसे बोध हुआ था गया जाकर, वैसे ही इस जगह पहुंचकर बाबा मुझे बोध हुआ था इस बात का कि यादव सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रवाद की लहर के पहली खेप में जो समुद्र तट से पानी आता है ना बहाव में, जो पहला बहकर आता है वो यादव होता है। उछाली है, वो क्रीम है राष्ट्रवाद का। और आप फर्जी बोलिए, आप भाजपा का राष्ट्रवाद बोलिए, आप भाजपा का धर्म बोलिए, धर्मवाद, आपका भाजपा का रामवाद बोलिए, जो बोलिए, इसके भी वाहक यादव जी ही हैं। और उस लहर में यादव जी वोट नहीं किए तो जीते कैसे? अच्छा खासा डिफरेंस भी था, 85-60 हज़ार 80 हज़ार का डिफरेंस था। ये साबित करता है
कि महागठबंधन बैठ गई यहाँ, उठ नहीं पाई। अच्छा। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को ही पता है, और उपेंद्र कुशवाहा वक्त रहते जब इस गठबंधन में एनडीए में वापस आए हैं तो इन्होंने कहा सबसे बढ़िया सीट कौन, घर वाला, सीधे काराकाट पहुंचे। और आप जान लीजिए कि अब तो एनडीए की संभावना हम तलाश करने यहाँ नहीं बैठे हैं, महाबली सिंह का मुख्य विरोध क्या होगा, अब जदयू राजद इस पर कैसे फंसेगी। देखिए जदयू राजद के फंसने का बहुत पेच है यहाँ। इस जगह पर जैसे ही पिताजी को अपने किडनी देकर आई पहली बार इंडिया, रोहिणी आचार्य, तो उन्होंने कैंपिंग कर दिया। मीडिया की सुर्खियों में वो बहुत बनी रही और राजनीति से वो अलग नहीं है, बिल्कुल बनी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर रोहिणी आचार्य का एक्टिव एकाएक हो जाना, ये महागठबंधन में एक जो है शॉकवेव भेज देता है। जदयू कई सीटों पर राजद के सामने बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, उनमें से एक सीट ये भी है। अगर महाबली सिंह सिटिंग सांसद हैं, ये कहा कर जदयू इस सीट पर दावा करेगी, तो सामने बैठे हुए लालू यादव जब कहेंगे कि 3 लाख यादव है और 2.5 लाख तुम्हारा टोटल मिला के लवे कुशवाहा हो रहा है, तो कैसे तुम लड़ोगे जी। क्योंकि बाकी समीकरण भी आपको जान लेना चाहिए। यहाँ इसके अलावा 2 लाख राजपूत हैं, 2 लाख वैश्य हैं और 75,000 ब्राह्मण, 50,000 भूमिहार। यानी इस सीट पर माने अगर लड़ाई अगर होगी जदयू वर्सेस भाजपा, तो जदयू कहीं टिकेगी नहीं। इस जगह पर राजद वर्सेस बीजेपी करना पड़ेगा या राजद वर्सेस एनडीए करना होगा, तभी लड़ाई उस तरफ जा सकती है, वरना सवर्ण एक मुस्त होकर उपेंद्र कुशवाहा को जिता देंगे। और उसमें कुर्मी कोयरी भी कुछ हिस्सा टूटेगा। यादव अगर अगेंस्ट में भी वोट करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा वोट का चला जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के पास। देखिए नीतीश कुमार खुद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, ये बात जान लीजिए कि आप कहिए कि पूरा का पूरा लव कुश चला जाएगा। जहां उपेंद्र कुशवाहा खड़े होंगे उस लोकसभा का वोट कुशवाहा का उन्हीं के पास जाएगा, ये तय है। इतना प्रभाव उनका तो जरूर है। तो जैसे कि लालू यादव के अलावा बिहार में दूसरा यादव नेता नहीं हुआ, वैसे ही ऐसा नहीं है कि नीतीश के अलावा दूसरा कोई कुर्मी कोयरी नेता नहीं हुआ, बहुत हुए हैं। कालांतर में भी हुए और नीतीश के समानांतर में भी हुए। अब ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने अपने प्रपंच से राजनीतिक उनकी छवि खा लिया, उनको दूषित कर दिया, उनको हल्का कर दिया, ये उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति रही है। लेकिन इस सीट के बारे में और भी कुछ तेजी से मैं बातें बोलूँगा, फिर बाबा की तरफ भेजेंगे इसको। यहाँ तो पूरी टीम उन्होंने उतार ही दी। महाबली सिंह को ये मैसेज मिल चुका है कि इस क्षेत्र से आरजेडी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इस क्षेत्र से राजपूतों के दबदबा को देखते हुए और उस एनडीए वाले फैक्टर को काटने के लिए जब ललन सिंह बने थे अध्यक्ष, तो उन्होंने मुझे लगा कि जय कुमार सिंह को नया लाइफ मिल गया था। जय कुमार सिंह जो कि यहाँ से इसी क्षेत्र के एक सीट से हारे थे चुनाव और केंद्र बिहार में मंत्री भी थे, बड़ा कद का राजपूत नेता थे, वो भी एक्टिव हो गए थे। लेकिन ये सब कुछ संभावनाओं का खेल है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के एक स्टेलवर्ट कद्दावर नेता है, एलजेपी में गए थे, फिर वापस उनकी वही तो वापसी पर मोदी जी ने उनको बधाई भी दिया था और एक समय में सीएम कैंडिडेट का नाम उनको चलने लगा था बिहार में। उनकी भी चर्चा यहाँ से चल रही है। पुराने भाजपाई हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। हाँ। और 14 साल से इस सीट पर एनडीए का कब्जा है। खास बात ये है, मतलब 9 में भी जब महाबली जीते थे तो एनडीए से जीते थे, 14 में उपेंद्र कुशवाहा जीते तो एनडीए से ही जीते, और जब 19 में महाबली फिर जीते तो फिर एनडीए की ही सीट रही। खास बात ये रही कि तीनों में से एक बार भी भाजपा खुद नहीं लड़ी। भाजपा ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों का वोट होते हुए भी इस सीट को अपने सहयोगी को देने में कभी भी हिचकते नहीं रहे। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ये सीट भाजपा के पास होती, अगर नेगोशिएशन में सीट को भाजपा रख लेती तो अपने पास, जदयू को नहीं देती तो ये हाँ बड़ी समस्या यहाँ हो गई। पिछली बार कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से ये पूरा ऊँट बैठा, भाजपा को इन सीटों को देखकर सच में अफसोस होता होगा कि काश इन सीटों को नीतीश कुमार से ले लिया होता, तो इन सीटों पर मैंने कोई चर्चा ही नहीं कभी होती। फिर अगर सिटिंग सांसद यहाँ भाजपा का होता तो इस मैं लिख के दे सकता था कि वो आराम से जीत जाता। लेकिन अब लड़ाई होगी, अब यहाँ से राजद टक्कर दे सकती है। और इसीलिए मैं आपको एक बात जो बोल रहा हूँ कि इस सीट पर यादवों का दबदबा, इस सीट पर पिछड़ों का दबदबा, एक बड़ा डिसाइडर वोट होना, और एक और बड़ी बात, 6 विधानसभाएं जो यहाँ हैं उसमें से 5 विधानसभा राजद जीते हुए हैं, 1 माले जीते हुए हैं। यानी नोखा, डेहरी, गोहर, ओबरा,
नवीनगर, ये सब जीते हुए हैं राजद, और एक काराकाट भाकपा माल जीते हुए हैं। अब बताइए लालू यादव अगर ये कहते हैं कि पूरा विधानसभा हमार जीतल है, 3 लाख यादवे के वोट है, तो ये महाबली खाली नामे के महाबली हैं कि कुछ बल भी है इनमें? तो बिल्कुल, तो अरे नया महाबली खोज लिया वहाँ से राजद ने। आप निश्चिंत रहिए कि लालू यादव की बेटी ने लालू यादव को किडनी दिया, तो लालू यादव को सीटों नहीं दे सकते हैं उसको। तो ये मुझे लगता है कि ये भी नेगोशिएशन में यहाँ जदयू कमज़ोर पड़ रही। बाकी बाबा बताएंगे। बाबा बताएं क्या है वहाँ का इतिहास? देखिए, 90% तो संपादक जी ने बता दिया है, और इसमें जो कुछ बातें कहने लायक रह गई हैं वो ये कि एक सेंटिमेंटल वोट की यहाँ दरकार महसूस हो रही है, और राष्ट्रीय जनता दल चाहेगी कि जो हमारा वोट बैंक है उस वोट बैंक के आधार पर हम रोहिणी आचार्य को उतारें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, जैसा कि नमन जी ने बताया भी, कि यहाँ से अब तक का रिकॉर्ड है, जब से परिसीमन हुआ 2008 में और 2009 में पहला चुनाव हुआ, उसके पहले ये विक्रमगंज के क्षेत्र में आता था। वहाँ कांग्रेसियों का एक बड़ा मतलब आधार रहा है लंबे समय से। लेकिन 90 के दशक में जब आप देखे हुए कि जब कांग्रेस के विरुद्ध लहर आई, मजबूत हुई, तो उस लहर के दौरान वहाँ से कांग्रेस का उखड़ गया। तो 2009 में जब महाबली सिंह जीते, तो उसके बाद से उस समय भी वो एनडीए में थे, आज भी एनडीए के पास वो सीट है, और इससे पहले भी वो एनडीए के पास ही सीट थी। लेकिन संजोग, जैसा कि नमन जी ने बताया भी, कि एनडीए में सीट रहते हुए वो भाजपा के नहीं थी, बल्कि उसके सहयोगी दलों की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार यदि महागठबंधन की तरफ रहते हैं तो नीतीश कुमार के लिए ये सीट अपने पाले में रखना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि अगर रोहिणी आचार्य की बात आती है तो इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो सुखाड़ है लोकसभा में सीटों का, वो इससे हरियाली पैदा कर सकती है राष्ट्रीय जनता दल। 2019 में आपको पता है कि 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन इस बार आइडेंटिफाई करके इस तरह की सीटें खोज रही है राष्ट्रीय जनता दल, जहां उसका वोट बैंक है। क्योंकि आपको पता है कि जब से जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, तब से यादव वर्सेस गैर यादव हो गया है। और एक सबसे बड़ी बात सागर बता दें, संपादक जी ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम खेला है। मोहन यादव आ रहे हैं, लेकिन मोहन यादव के आने से पहले आपको बता दें, एक जज और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी एक डीएम रहे हैं, उनको बुला करके, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक श्री कृष्ण परिषद के नाम से, चेतना परिषद के नाम से एक संगठन बनाया है, जो स्वागत की भी तैयारी कर रहा है। अगर इस बार राष्ट्रीय जनता दल जदयू से वो सीटें नहीं ले पाया जिस सीट पर जीतने की पूरी संभावना है, जैसे आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य को बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा देखिए, बहुत अच्छी बात बोली बाबा ने वही बात कह दी जो मैं कह रहा था। बाबा ने उसमें और एक तथ्य जोड़ दिया बड़ा मजेदार, कि मोहन यादव का आने का मतलब है कि काराकाट जैसी सीटों पर यादवों को भाजपा अपने पाले में कर लेगी। देखिए, अगर राजद लड़ेगी तो यादव लालू को ही वोट करेगा, लालू के प्रत्याशी को ढेला को वोट करेगा। लेकिन अगर नीतीश लड़ेंगे तो यादव राष्ट्रवाद के नाम पर भाग जाएंगे, अपने यादव के नाम पर भाग जाएंगे, जो मोहन यादव है। अरे मुख्यमंत्री है मोहन यादव भाई, यादवों को बहुत बड़ा सम्मान दे दिया भाजपा ने। आप उन्हें क्या यादव नहीं मानते हैं? तो फिर बिहार में तो लालू यादव को लोग कहता है गडरिया है, यादव है या नहीं है। तो एक बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। तो यादवों को भी धर्म संकट में डाल दिया भाजपा ने। और एक अंतिम सवाल जो बाबा पूछा थे, मैं जवाब दे ही दूं ताकि खत्म हो जाए ये विश्लेषण। बाबा यही पूछते हैं कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ जाए, तब इस सीट की मैंने परिस्थिति क्या बनेगी। ये भी एक हम लोग एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं हर विश्लेषण में को। इस अगर ऐसी परिस्थिति बनती है बाबा, तो जदयू के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। आप बहुत बड़ी बात कह दी नमन जी। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति रही है, उस प्रकृति में सबसे ज़्यादा उसके कोई बड़े दुश्मन हैं जिसके साथ चुनावी रण में उसको उतरना है, बिहार में खास करके, तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल का जितना भी टेंटुआ है वो सब दबाने की कोशिश कर रही है, जिसमें गोरेलाल यादव, आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब लालू प्रसाद सत्ता में आए थे तो यादवों को खोज रहे थे कि कौन कौन यादव बड़ा अधिकारी है, तो गोरेलाल यादव उसमें खोजे गए थे। और गोरेलाल यादव को डीएम बना करके बहुत लंबे समय तक उनको प्रमोशन नहीं दिया गया था और डीएम बना कर रखा जाता था। अब गोरेलाल यादव के पास भी बहुत सारा इन आउट होगा, जिसको ले करके जो श्री कृष्ण चेतना परिषद बना है, तो लालू प्रसाद के विरोध में उनको अच्छा उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो काराकट की सीट में आप समझ लिए कि जय कुमार सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी हैं, किडनी डोनेट किया है, उपेंद्र कुशवाहा है, राजेंद्र सिंह है,
और एक संभावना नमन जी मैं और शगुफा छोड़ देता हूं कि संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि अगर रोहिणी आचार्य वहां से उतरती है तो उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा सेक्रीफाइस करेंगे और अपनी पत्नी स्नेहलता को वहां से उतार सकते हैं। तो देखिए लगभग ये सॉर्टेड है। ये सीट नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ जाएगा और क्रॉस टेबल मुझे नीतीश कुमार नेगोशिएशन में जीतते नजर नहीं आ रहे लालू के सामने। चलिए, तो देखिए काराकाट का जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, उस पे चीर फाड़ हो गया है और हमारे जो दोनों डॉक्टर हैं और एक सर्जन बाबा बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि क्या कुछ। अब हमारी गाड़ी अंतिम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। शुरू हमने जहानाबाद से इस ट्रेन को खोला था और अब हम पहुंचने जा रहे हैं गोपालगंज। तो गोपालगंज का विश्लेषण मज़ेदार इसलिए भी होगा क्योंकि गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था। सेमीफाइनल तो भाजपा जीत गई, फाइनल जीतेगी। तो चलिए अब अपने अगले स्टेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, गोपालगंज की तरफ। तो चलिए अब हमारी ट्रेन काराकाट से निकलकर सीधे गोपालगंज पहुंच चुकी है। गोपालगंज के ताजा राजनीतिक हालात क्या हैं, लोकसभा सीट पर किन किन लोगों की उम्मीदवारी हो सकती है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले चुनाव में गोपालगंज की क्या स्थिति रही है। देखिए अभी वर्तमान में जदयू के आलोक कुमार सुमन वहां से जीते हुए सांसद हैं। उन्होंने 5,68,150 वोट पाए थे। वहीं सुरेंद्र राम जो आरजेडी के सुरेंद्र राम मात्र 2,81,716 वोट पाकर हार गए थे। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 2,86,434 का मार्जिन है। इस सीट के लिए हम अब सीधे अपने डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, इतना बड़ा मार्जिन, क्या कुछ कहेंगे आप? मार्जिन तो है, इस क्षेत्र में भाजपा का दबदबा रहा है, जदयू का दबदबा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को जब भी नाम आप लेते हैं गोपालगंज का तो आपके जहन में क्या आता है? नहीं, एक और आदमी आना चाहिए। ये क्षेत्र जीजा साला का क्षेत्र है। साधु यादव के बिना लालू यादव इस क्षेत्र में कंप्लीट नहीं होते हैं। और एक बात जान लीजिए, अगर लालू यादव पूरे बिहार में उनकी तूती बोलती थी, राजनीतिक तूती की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण साधु यादव थे। गोपालगंज की तरफ देखना नहीं पड़ता था, मैनेज था। जब से ये क्षेत्र परिसीमित हुआ 2008 के बाद से, तब से एक बड़ी कुर्बानी साधु यादव को देनी पड़ी। और उसके बाद जो खट्टे मीठे रिश्ते उनके लालू प्रसाद यादव उनके रहे, उन रिश्तों पर एक समय लालू के लिए पूरा बिहार एकजुट कर देना, एकत्रित कर देना, उनके कदमों में लाकर रख देना साधु यादव द्वारा। और एक समय ये हमने देखा पिछले साल कि उपचुनाव हुआ और साधु यादव ने जीतने नहीं दिया राजद को। सारा समीकरण रखा रह गया, कोई काम नहीं आया साधु यादव के सामने। दिखा दिया। अगर ठीक है, आप जीजा हैं, आप वंदनीय हैं, आप सब हैं। कुछ दिन पहले जब लालू प्रसाद चले गए थे तो स्वागत सत्कार भी कराया। 7 साल बाद पहुंचे थे गोपालगंज लालू यादव। तो ये साबित करता है कि इस क्षेत्र में साधु यादव का तूती बोलता था। और अगर ये परिसीमन के बाद रिजर्व सीट नहीं होता तो शायद साधु यादव कई बार सांसद और बन जाते। लेकिन इस क्षेत्र में क्या इतिहास रहा है जरा जान लेते हैं। मेरे पास वो आंकड़े हैं जिसमें पता है कि देखिए 5 बार 1952 से 5 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है। कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं। भाजपा इसके विधानसभाओं में डोमिनेट करती है, भाजपा का भी क्षेत्र कह सकते हैं। 2 सीट अभी भी भाजपा के पास है विधानसभा। 2004 में जब यहाँ से साधु यादव जीते थे तो उनको पता नहीं था कि 8 में इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई हारता है उनसे ये क्षेत्र ले ही लिया गया। और फिर उन्होंने मतलब विधानसभा वो लड़े, लेकिन वो बात नहीं रही। राजद 2004 में यहाँ से जीती। उसके बाद 2009 में पूर्णवासी राम जदयू से जीते। 2014 में जनक राम यानी जनक चमार यहाँ से जीते भाजपा से। और 2019 में आलोक सुमन यहाँ से जीते हैं। अब यहाँ खेल हुआ था। 2009 में तो जदयू जीत गई यहाँ पूर्णवासी राम, लेकिन 14 में जनक राम भाजपा से जो जीते थे वो वही जनक राम है जो अभी मीडिया के यहाँ पे उनको क्या बुलाया गया है, मुख्य प्रवक्ता, और मीडिया का पूरी टीम उनके हाथ में दे दी गई है। और उनसे भी कुर्बानी ली गई। ये कुर्बानियों का क्षेत्र रहा है।
कभी साधु यादव ने दिया तो कभी जनक चमार से लिया गया। जैसे सिवान में खेल हुआ कि ओम प्रकाश यादव बैठ जाइए, ये सीट जदयू को जाएगी, उसी तरीके से यहाँ से जनक चमार को बिठाया गया, जिसके बदले में आपने देखा जनक राम को फिर एमएलसी भेजना या मंत्री बनाना, वो सारा काम किया गया। अब चूंकि नीतीश कुमार नहीं है एनडीए में, तो ये बड़ा आसान हो जाता है कह देना कि यहाँ से भाजपा की दावेदारी क्या होती है, क्या भाजपा की दावेदारी होगी, चेहरा उस दावेदारी का क्या होगा, बहुत मैंने कन्फ्यूजन यहाँ नहीं है। लेकिन हम भाजपा की बात तो करने बैठे नहीं हैं। जदयू और राजद में पेच कहाँ फंसेगा? देखिए, जदयू और राजद में जो पेच फंसने की स्थिति है वो ये है कि आलोक कुमार सुमन जो हैं वो जदयू के केवल एक सांसद नहीं बल्कि पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उनको जिम्मेवारी दी गई थी, और जो पार्टी लौकुश की थी उस पार्टी में दलित संवाद हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें अशोक चौधरी के साथ एक बहुत बड़े चेहरे नजर आए, भीम संसद जो बुलाया गया था, उसमें अशोक चौधरी के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ के सांसद थे। उनका पत्ता काट पाना आसान नहीं होगा। राजद इस जगह पर एक पेच और फंसता है। हाल ही में राजद यहाँ से उपचुनाव हारी है गोपालगंज का। उस उपचुनाव के हारने के बाद राजद के लिए एक तरह से संभावनाएं समाप्त सी हो जाती हैं, एक मैसेज चला जाता है, राजद बिना साधु यादव के इस क्षेत्र से पार नहीं पा पाएगी। एक बड़ी समस्या है। और यहाँ जो वैश्यों की जनसंख्या बड़ी है उसका फायदा उठाने की कोशिश की राजद ने। उपचुनाव में वैश्य प्रत्याशी दिया था, बुरी तरीके से गिरे। साधु यादव जितना वोट लाए उतना से हार जीत उनका खत्म हो गया। तो ये नाक का बाल लालू यादव का बन जाएगा ये सीट। अगर क्रॉस टेबल नेगोशिएशन में मांग भी लेते हैं तो साधु यादव को मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, मानना ना मानना उनके ऊपर है। साधु यादव के भाई अब देखिए ये होता है, ये नाराजगी होती है, ये आपके मेरे परिवार में भी है। हमरो मामा हो सकता है नाराज हमसे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 5 गो मामा है तो कोई नाराज हो सकता है। परिवार का बात है, सॉर्ट आउट हो जाता है बिल्कुल। अरे भाई रिश्ता थोड़े खत्म होता है। लेकिन इस क्षेत्र में लालू यादव का 7 साल बाद जाना ये साबित करता है कि जब रिश्ता खत्म करने की कोशिश की तो साथ में उस जगह से नाता भी टूट जाता है। अब अगर इस क्षेत्र से बातें तो बहुत सारी आई, कई धन पशु नीतीश कुमार हैं लालू यादव के संपर्क में, सीट मांग रहे हैं, कई का नाम भी पता चला। लेकिन ये सीट अगर ले भी लें तो जदयू से नेगोशिएट करना डिफिकल्ट होगा, जदयू जिस स्थिति में है। अब इस क्षेत्र के हाइपर लोकल समीकरण में चूंकि भाजपा का दबदबा रहा विधानसभाओं में और उसका रिजल्ट हमने देखा गोपालगंज चुनाव में, तो भाजपा का भी यहाँ सिक्का मजबूत नजर आ रहा है। आप देखे थे कि 3 दिन पहले ही वहाँ पहुँचे थे सम्राट चौधरी, कांग्रेस पर भी हमला किया, नीतीश पर भी हमला किया, राजद पर भी हमला किया। उसके अलावा हरीश सहनी गए थे, प्रभारी हैं वहाँ के, और 1-2 लोग जाते हैं। मिथिलेश तिवारी लगातार बार जाते हैं, वहीं के हैं। उस क्षेत्र में ब्राह्मणों का भी एक वोट बैंक बढ़िया है, उसको भी भाजपा देख रही है। तो आपने सही कहा कि मिथिलेश तिवारी भी जाते आते रहते हैं, वहाँ के विधायक एक समय में रहे हैं। इस सीट के साथ एक खास बात यह है कि दोबारा किसी को जिताता जल्दी नहीं है। 1980 के बाद को दोबारा जीता नहीं है। अब विधानसभाओं में भी ऐसा होता है। जिस बैकुंठपुर सीट पे जदयू के दिग्गज नेता उस समय के चुनाव लड़ रहे थे, बाबा नमा में भूला, मंजीत सिंह कॉन्फिडेंट थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और वो चुनाव हार गए। जीता कौन? मिथिलेश तिवारी। और मिथिलेश तिवारी कॉन्फिडेंस थे कि हम नहीं हारेंगे, वो भी हार गए। और ये चूंकि ये सांसद का जो सीट है ये रिजर्व है, तो ना साधु यादव लड़ सकते हैं, ना मिथिलेश तिवारी लड़ सकते हैं, ना मंजीत सिंह लड़ सकते हैं। तो ये पेच बड़ा खतरनाक फंस जाता है इस जगह पर। कुर्बानियों का सीट, मैंने जो नाम दे दिया, समझ, कुर्बानियों का सीट है। अब लालू यादव यदि कुर्बानी दें तो नीतीश का नाव यहाँ से पार हो सकता है, एक अच्छी लड़ाई दे सकते हैं। अगर नीतीश कुमार कुर्बानी दे दें तो लालू यादव का नाव तैरेगा तो नहीं, वो उस मझधार के भरोसे हो जाएगा जिस मझधार का नाम साधु यादव है।
अच्छा, और कोई उम्मीदवार साधु यादव के इतर अगर राजद? बाबा की विशेष बाबा बताएंगे, मुझे लगता है बाबा के पास जरूर होगा एक दो नाम। देखिए सागर, ये जो आप बता रहे हैं गोपालगंज की पूरी कहानी, हालांकि वो तो इतना बोल देते हैं कि मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी खोद करके निकालना पड़ता है कि आखिर मर्ज बचा कहाँ है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये बताना चाहेंगे कि लालू प्रसाद अब इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रतिष्ठा की सीट बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो नमन जी ने कहा कि जब से साधु यादव और लालू यादव में डिफरेंसेस हुआ है, तब से एनडीए का वो सीट हो गया है। इससे पहले एनडीए का सीट नहीं था, लेकिन उसके बाद एनडीए का सीट हो चुका है। आप यहाँ तक देख लीजिए कि 2009 में जो कि पूरे परवान पर लालू प्रसाद थे, आपको याद होगा कि यूपीए 2 का समय चल रहा था, बहुत सारी सीटें जीत करके बिहार से गए थे, उसमें गोपालगंज की सीट जो उनका अपना क्षेत्रीय सीट था वो भी वो नहीं जीता पाए थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ का इम्पैक्ट जो है वो ये नज़र आ रहा है कि जदयू और आरजेडी के बीच में यदि लड़ाई होती है, यदि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में रह जाते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूँ, एक तो ये संभावना बनती है कि जदयू इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन जिस तरह से जा कर के तेजस्वी यादव ने इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार की बात की है, थावे मंदिर के लिए बहुत सारी राशियाँ दी है और कहा है कि ये मेरे माता और पिता का जन्मभूमि है, इसलिए इस क्षेत्र पर मेरा विशेष निगाह रहेगा, इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। कई नाम हैं इसमें, जैसे आप श्याम रजक का नाम ले सकते हैं, जो लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं, उनके लिए भी एक जगह खोजा जा रहा है पिछले काफ़ी लंबे समय से। कहा जा रहा है कभी कि समस्तीपुर से लड़ेंगे, तो कभी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन गोपालगंज वाला सीट जो है वो इस बार जीतने के लिए बहुत तैयारी की जाए। उदय नारायण चौधरी भी हैं जिनको स्टैंड बाई में रखे हुए हैं लालू प्रसाद। तो ये सारी संभावनाएं घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं जाती है इस जगह कि यदि नीतीश कुमार INDIA में रह जाते हैं तो इस सीट पर भी जीत होगा, जैसा कि नमन जी ने कहा भी है। अब अगर नीतीश कुमार 14 तारीख के बाद जो कहानियां कही जा रही हैं, रची जा रही हैं, उस कहानियों की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो एक बात मान के चलिए आलोक सुमन का सीट बच सकता है, क्योंकि एक बार फिर से जनक राम को, जो कि वहाँ के प्रबल दावेदार उम्मीदवार हैं, वो जीत करके आए थे 2014 में, उनको वो सीट देने की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन अगर नीतीश कुमार उधर से निकल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको मंत्रिमंडल में फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती है और उन्हें रोका जा सकता है, तो ये जदयू की सीट बचेगी। वरना राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहते हुए सीट बचना मुश्किल लगता है, क्योंकि साधु यादव के बाद अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे तेजस्वी यादव, बिल्कुल, क्योंकि साधु यादव के बाद कभी भी ये सीट नहीं जीत पाए हैं। अच्छा, पूरा वहां से प्रभावी खत्म हो गया। बाबा मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि बीजेपी में जनक राम के अलावे इतर उससे कोई और नाम आपके जहन में चल रहा हो? आपके पास अगर सुमो पहलवान हो तो दूसरे को क्यों लड़वाइएगा? अच्छा, नहीं, जनक नाम का कद बहुत बड़ा है। और बाबा ने एक अंतिम सवाल जो फेंका, मैं उसका जवाब दे दूं कि अगर नीतीश कुमार इस तरफ आ जाते हैं तो बाकी सभी सीटों पर नीतीश कुमार इधर आए थे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, नया प्रत्याशी आने की संभावना होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं, मतलब एनडीए की तरफ, तो शायद जनक राम की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आलोक कुमार सुमन की आलोक कुमार सुमन शायद तब एकमात्र ऐसे सांसद यहाँ से 1980 के बाद बनेंगे जो दोबारा जीत जाए। अच्छा, तो चलिए देखिए इस सीट पर भी चीरफाड़ हो गया है। लगातार हमने 5 सीटों का विश्लेषण करके इस विशेष पंचनामा में आपको बताया जदयू और राजद के बीच में कहां कहां पेच फंस रहा था। हालांकि बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन हमने जो 5 विशेष सीटें थी उसका विशेष पंचनामा किया। देखिए आज 11 बजे इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक भी होनी है और इसमें देखिए सीटों के बंटवारा को लेकर बहुत बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है। लेकिन हम आपको हर अपडेट इंडिया गठबंधन के बैठकों से, तमाम जो सीट शेयरिंग के लिए बैठकें चल रही है उनसे पहले जो अंदर खाने में बातें चल रही है उन सभी को आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो आपको यह विशेष पंचनामा कैसा लगा? चुनावी जो बातें हमारे डॉक्टर और हमारे सर्जन बाबा ने बताई, आपको कैसा लगा? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप अपने कमेंट्स, अपने प्रतिक्रियाएं जरूर बताएं। और देखिए नंबर जो है स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे होंगे। अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, अगर आप उस क्षेत्र में चुनाव भी लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी भी हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो भी हमारे जो नंबर हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।